गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी की केमिस्ट्री क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स। और हमारी चल रही हैं हेलो एल्केन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, हमें रासायनिक अभिक्रियाओं में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उनमें 10 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको कि जब हम जलीय NaOH से या जलीय QH से अभिक्रिया करवाते हैं या नम Ag2O से अभिक्रिया करवाते हैं तब तो हमें एल्कोहल मिलते हैं। लेकिन अगर हम नम Ag2O की जगह शुष्क Ag2O ले लेंगे तो हमें सरल ईथर मिलेंगे। ठीक है ना। अब हम यही अगर सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करवा देते हैं तो SN2 क्रियाविधि द्वारा मिश्रित ईथर प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया का नाम होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हम NaSH की अभिक्रिया करवाते हैं तो थाइयोल बनते हैं, जबकि Ag2S से अभिक्रिया करवा देते हैं तो सरल ईथर बनते हैं। वहीं अगर हमने बिल्कुल ऐसे ही अगर NaSR से अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमें थाइयो ईथर प्राप्त होते हैं। देखो सेम टू सेम अभिक्रियाएं, NaOH से अभिक्रिया करवाई थी तो ROH बना था, NaSH से अभिक्रिया करवाई तो RSH बन गया। Ag2O से अभिक्रिया करवाई है शुष्क Ag2O से तो सरल ईथर बन गए। ठीक है ना। और Ag2S से करवा दी तो थाइयो ईथर बन गए, ये भी सरल है। NaOR से अभिक्रिया करवाई तो मिश्रित ईथर बने थे, NaSR से अभिक्रिया करवा दी तो थाइयो ईथर बन गए मिश्रित प्रकार की। ठीक है ना, सेम टू सेम अभिक्रिया है यहाँ तक ये। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसकी हम कार्बोक्सिलिक लवण के सिल्वर लवण से अभिक्रिया करवाते हैं तो उच्चतर एस्टर बनते हैं, जबकि सोडियम एल्काइनाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें उच्चतर एल्काइन मिले थे। और हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी कि अगर इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं NH3 के साथ तो उसको हम कहते हैं अमोनी अपघटन। और अमोनी अपघटन में हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिनो का और चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसके आगे की रिएक्शंस देखते हैं। अब हम इस वीडियो में हम 4 अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, 4 रिएक्शंस समझेंगे केवल हम, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो चारों ही। देखिए RX की रिएक्शन, एक हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी KCN के साथ। ठीक है ना। दूसरी हम पढ़ेंगे AgCN के साथ, अगली हम पढ़ेंगे KNO2 के साथ, और उसकी अगली हम पढ़ेंगे AgNO2 के साथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब आपको लग रहा होगा इनमें क्या स्पेशल है, जैसे अभी के लास्ट रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं वैसी रिएक्शन से हो जाएंगे, वैसी हैं। लेकिन देखो यहाँ हमने थोड़ा सा ट्विस्ट है प्रोग्राम में। क्या प्रोग्राम में ट्विस्ट है, देखो यहाँ जब हम RX, ठीक है, RX यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं तो बनते हैं RCN। ठीक है ना, यानी कि इनको हम कहते हैं एल्किल साइनाइड। जबकि वहीं अगर हम ये साइनाइड को हम सिल्वर साइनाइड ले लें यानी कि AgCN से अभिक्रिया करवा दें तो हमें RCN नहीं मिलेंगे बल्कि RNC मिलेंगे। अब RNC और RCN में क्या अंतर है, RNC का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक, RNC का मतलब होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। अब देखो RX की अभिक्रिया KNO2 से करवाते हैं, RX की अभिक्रिया जब हम KNO2 से करवाते हैं तो हमें मिलेंगे RONO। ठीक है ना, RONO का मतलब R के साथ यानी कार्बन श्रृंखला के साथ सिंगल बॉन्ड है और ये ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, RON डबल बॉन्ड O। इनको हम कहते हैं एल्किल नाइट्राइट। जबकि अगर हम AgNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो बनते हैं RNO2। ठीक है ना, और इनको हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन। ठीक है ना। इन 4 रिएक्शंस के बारे में हम देखेंगे कि जब RX की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से करवाते हैं तो देखिए अभिक्रिया KCN के साथ RCN बनते हैं, RX प्लस KCN इज इक्वल टू RCN प्लस KX निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया C2H5Cl या CH3CH2Cl, इसे एथिल क्लोराइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई हमने KCN से तो K और Cl बाहर निकल गए, क्या बचा CH3CH2 लिख दिया, यहाँ क्या बचा CN लिख दिया। क्या बन गया ये, इसको कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। IUPAC नाम इसका होता है प्रोपेन नाइट्राइल, और इसको व्युत्पन्न पद्धति में कहते हैं एथिल साइनाइड।
जबकि अगर हम यहीं इसी अभिकारक की अभिक्रिया अगर AgCN से करवाएं, KCN की जगह पर केवल हमने इतना सा अंतर किया है कि AgCN ले दिया, पोटेशियम लवण की जगह पर सिल्वर लवण लिया है, तो क्या होगा, तो जब सिल्वर लवण से अभिक्रिया करेंगे तो C और N अपनी जगह अदल बदला कर लेंगे, यानी यहाँ जो हमें RCN मिले थे उसकी जगह हमें क्या मिल जाएगा, RNC। और जब CN को तो हम साइनाइड कहते हैं और NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से होती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत विशिष्ट बातें होती है कि जितने भी एल्किल आइसोसाइनाइड होते हैं ये अत्यंत दुर्गंध युक्त होते हैं, इनमें अत्यंत दुर्गंध पाई जाती है। इनकी पहचान हो जाती है अपने आप ही रिएक्शन के दौरान कि हाँ भाई RNC बन चुके हैं, ठीक है। जैसे हमने रिएक्शन करवाई CH3CH2Cl की, ठीक है ना, किससे, AgCN से, तो क्या बन गया CH3CH2NC, यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड, और AgCl निकल जाता है, ये दुर्गंध युक्त है एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। अब एथिल आइसोसाइनाइड जो है इनको हम और किस रूप में लिख सकते हैं और क्या क्या नाम होता है, देखो ये एथिल आइसोसाइनाइड क्या बना था, C2H5NC, इसको हम लिख रहे हैं, इसकी व्युत्पन्न नाम तो है एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। IUPAC नाम क्या लिखेंगे इसका, IUPAC नाम इसका होगा इथेन आइसोनाइट्राइल। IUPAC में आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, एथेन आइसोनाइट्राइल। इसका एक IUPAC नाम और है, ठीक है ना। एक IUPAC नेम क्या है कि एक्चुअली जो NC है, ये जो क्रियात्मक समूह है, इसको हम आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल ग्रुप ना कहकर इसको एक नया नाम और देते हैं जो होता है कार्बिल एमीन, ठीक है ना, कार्बिल एमीन। एमीन तो ये था नाइट्रोजन और इससे एक कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन की व्यवस्था कैसी है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये वाले जो ग्रुप है ये, इसमें इसको कार्बिल कहा जाता है और ये नाइट्रोजन एमीन को शो करता है, तो इसको कहते हैं कार्बिल एमीन। तो इस कार्बिल एमीन से यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, तो इसका एक नाम और क्या हो गया, एथिल कार्बिल एमीन, ठीक है। ये बच्चों ये नाम याद रखना है, बहुत काम में आएगा आगे, हमें इस नाम से एक अभिक्रिया ही पढ़नी है, कार्बिल एमीन परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है ना। समझ में आ गया, कार्बिल एमीन या एथिल आइसोसाइनाइड या एथेन आइसोनाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना। अब अपने दिमाग में घंटी बजती है कि केवल पोटेशियम या सिल्वर लवण लेने से ही ये जो क्रियात्मक समूह है बदल कैसे गया। जब यहाँ KCN से अभिक्रिया करवाई थी तो CN जुड़ा था, तो यहाँ भी AgCN से अभिक्रिया करवाने पर CN बनना चाहिए था, NC क्यों बन गया। देखो इसका कारण है कि भाई पोटेशियम का और सिल्वर का अपना अपना नेचर है, ठीक है। इनके साथ जुड़ने वाले दोनों के साथ समान थे, यहाँ भी CN जुड़ रहा था, यहाँ भी CN जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पोटेशियम और यहाँ पर सिल्वर इनका अपना अपना नेचर है। क्या नेचर है कि ये तो एक S ब्लॉक तत्व है, ठीक है ना, और ये एक D ब्लॉक तत्व है, संक्रमण धातु है, ठीक है ना। तो जो S ब्लॉक तत्व होते हैं ये हमेशा आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि सिल्वर एक D ब्लॉक तत्व है, ये कौन सा यौगिक बनाता है, सह संयोजी यौगिक बनाता है। यहाँ इनकी ये जो नेचर है ये इनकी क्रिया करने के तरीके को परिवर्तित कर रही है। देखो क्या हो रहा है यहाँ कि हमने KCN को लिया, तो जब KCN को लेते हैं तो ये टूटता है K+ में और CN- में। अब यहाँ CN- हमने लिख तो दिया, पर ये वास्तव में ऋणावेश कहाँ आ रहा है, इस C के ऊपर, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच का टूट रहा है, ये क्या था K+ और CN- में इस C पर ऋणावेश है, तभी तो K और C आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या निकलता है, जब KCN का बंध विखंडन होता है तो CN- जो निकलता है उसमें ऋणावेश आता है कार्बन पर, ठीक है ना। और यहाँ अभिक्रिया कौन सी हो रही थी, हम RX की अभिक्रिया करवा रहे थे, RX में R+ है और X- है। SN अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में अब ये इसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि R से तो जुड़ जाएगा C और N से कैसी और X- बाहर चला जाएगा, ये X- फिर बचे हुए K+ के साथ जुड़कर
और क्या बना लेगा, KX बना लेगा। यानी अभिक्रिया सीधे सीधी हो गई, RCN बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि KCN कैसा था, आयनिक यौगिक था, और जब आयनिक बंध टूटा तो पोटेशियम पर प्लस आया, तो इसके साथ जुड़ा हुआ C पर ऋणावेश आ गया, और यहाँ C ने फिर नाभिक स्नेही के समान व्यवहार किया और इस पर अटैक किया, और अटैक किया तो RCN बना दिया। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम AgCN की। ठीक है, बंध इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसा इसमें था, लेकिन चूंकि ये वाला बंध अब बदल गया, ये ट्रिपल बॉन्ड तो ऐसा कैसा ही है, लेकिन ये बंध बदल गया। ये बंध क्या बदल गया कि सिल्वर कैसा यौगिक बनाता है, सहसंयोजी। तो ये वाला बंध कैसा है, सहसंयोजी है। तो सहसंयोजी बंध होने की वजह से ये Ag+ और Cn- में नहीं टूट पाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा। लेकिन यह नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो गया। तो अब नाभिक स्नेही के रूप में व्यवहार कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। ठीक है ना, यानी इसके पास आया R+ और X-। ठीक है ना, तो R+ और X- में से ये किस पर अटैक करेगा, R+ पे से। यानी C अटैक करे उससे पहले नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया, तो पहले नाइट्रोजन जुड़ गई, बाद में कार्बन आएगा। ये Ag तो एक X के साथ जुड़ ही जाएगा, तो यहाँ पर बन गया आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि KCN कैसा यौगिक था, आयनिक यौगिक, और AgCN कैसा था, सहसंयोजी यौगिक। आयनिक होने की वजह से यहाँ C पर ऋण आवेश आ जाता है, C का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो ये आक्रमणकारी के रूप में व्यवहार करता है। जबकि AgCN में ये सहसंयोजी बंध है, इस सहसंयोजी बंध की वजह से कार्बन पर ऋण आवेश नहीं आ पाता, लेकिन नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाता है, तो ये नाभिक स्नेही के रूप में व्यवहार करता है और RNC का निर्माण कर देता है। ठीक है ना, तो देखिए हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाने पर RCN बनते हैं, जबकि AgCN से करवाने पर RNC बनते हैं। क्यों? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए KCN एक आयनिक यौगिक है, अतः यह है CN- में ऋणावेश किसके पास है, C के पास आयन देता है, जिसमें आक्रमणकारी परमाणु कौन होगा, फिर कार्बन होता है। अतः -CN RX पर जब आक्रमण करता है तो RCN बन जाता है। ठीक है, इस C ने इस R पर आक्रमण कर दिया, RCN बन गया। लेकिन AgCN एक सहसंयोजी यौगिक है, अतः अनुनाद के कारण CN समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण यह आक्रमणकारी के रूप में व्यवहार करने लगता है, जिसे RX के साथ अभिक्रिया करके RNC बनाता है। तो यहाँ देखिए, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर था, इसने R पर अटैक किया तो पहले N ने बंध बना लिया, बाद में C ने बंध बना लिया, तो इस तरह से ये बन गया RNC। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये चीज़ थी कि हमने CN साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड, पोटेशियम से साइनाइड से करवाएंगे तो एल्किल साइनाइड बनेंगे, और सिल्वर साइनाइड से करवा देंगे तो आइसोसाइनाइड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शन करवाई है, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी RCN का बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे अभिक्रिया यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि ये अभिक्रिया आगे जाती हैं। ठीक है ना, अब देखिए कैसे आगे जाती हैं, हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि RCN बन गया। ठीक है ना, किससे बना, RX से, किसकी अभिक्रिया द्वारा, KCN से अभिक्रिया द्वारा। अब ये जो RCN बना है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि 3 अभिक्रियाएं करता है, जो बहुत काम में आने वाली अभिक्रिया हैं, बहुत काम में आएंगी हमें आज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो हम इसका करवाते हैं अपचयन, और यहाँ अपचयन का मतलब क्या होगा, अपचयन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। अब ऑक्सीजन तो यहाँ है नहीं, तो हाइड्रोजन जुड़ेगी। ठीक है ना, अब अपचयन के लिए हम किसी भी अपचायक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे टिन और HCl कर लिया, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर लिया, या सोडियम प्लस एथेनॉल कर लिया। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, अपचयन करता है, जो अपचयन करवा सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन उपलब्ध करवाएंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़वाएंगे ये। अब ये 4 हाइड्रोजन जुड़ेगी कहाँ, देखो C∼N है, ठीक है ना, RC∼N, यहाँ हाइड्रोजन जुड़नी है। जुड़ने का मतलब योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया होगी तो होती है तो क्या होता है, पाई बंध टूटते हैं, सिग्मा बंध बनते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो एक बार में इस पाई बंध को तोड़ दें तो एक C का और एक N का बंध टूट जाएगा। यहाँ पर दोनों पर हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ गई, अभी डबल बॉन्ड रह गया, एक तोड़ दिया ना, और ये बन गया NH। अभी एक पाईबंध और है, अब एक पाईबंध जो बचा है उसको भी तोड़ देते हैं अगर, तो एक कार्बन यहाँ, एक बैलेंस यहाँ दूरी हो जाएगी, एक बैलेंस यहाँ दूरी हो जाएगी, दोनों पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये तो हो गया CH2, 2 हाइड्रोजन जुड़ गई, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो बन गया RNH2।
क्या बन गया ये RCH2NH2। तो अपचयन द्वारा बनते हैं RCH2 और NH2 और इनको हम कहते हैं 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीनों का निर्माण होता है। ठीक है ना। दूसरी अभिक्रिया होती है जल अपघटन। जल अपघटन 2 पदों में होती है, एक तो होता है आंशिक और एक होता है पूर्ण। आंशिक जल अपघटन में एक जल का अणु जुड़ेगा और पूर्ण जल अपघटन में दो जल के अणु जुड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो हम पहले एक अणु जोड़ते हैं, आंशिक अपघटन करते हैं। बंध कौन से हैं? 1 सिग्मा और 2 पाई। हमने क्या किया, H2 अगर टूटता है तो दो तो बनाएगा H+ और एक बनाएगा O-2। ठीक है ना। और यहाँ हम जब यहाँ दो धनायन हमारे पास आ रहे हैं तो हमने क्या किया, इसके दोनों बंध तोड़ दिए। दोनों बंध तोड़ेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है? कार्बन की या नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की। ठीक है ना। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता जब ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन पर तो आ जाएगा ऋणावेश और कार्बन पर आ जाएगा धनावेश। तो यहाँ जो जल का धनावेशित हिस्सा है यानी H+, ये तो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के पास, और जो ऋणावेशित हिस्सा है वो जुड़ जाएगा कार्बन के पास। तो यहाँ क्या हुआ देखो, R ऐसे कैसे रहा, C पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। और नाइट्रोजन की भी तो 2 बंध तोड़ रहे हैं हम, तो दोनों ही बंध तोड़ रहे हैं तो दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो ये बन गया NH2। क्या बन गया? RC≡ONH2। इनको हम कहते हैं अम्ल एमाइड। ठीक है। यानी जब इनका आंशिक जल अपघटन करते हैं तो अम्ल एमाइडों का निर्माण होता है। अब हम पूर्ण जल अपघटन की बात करते हैं। पूर्ण जल अपघटन का मतलब क्या हुआ? तो देखो एक एक करके हम बंध को तोड़ते हैं। हमने ये बना दिया RC≡N। अब पहले हम एक बार H और OH जोड़ते हैं, एक बार H और यानी H+ और OH-। यहाँ पर जब एक पाई बंध हम तोड़ेंगे तो इस पर तो आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस, तो प्लस वाले हिस्से को माइनस पर जोड़ दें, माइनस वाले हिस्से को प्लस पर जोड़ दें। चलो जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, RC, यहाँ पर तो जुड़ गया OH और यहाँ पर जुड़ गया NH। ठीक है ना। और एक डबल बॉन्ड रह गया, है ना। अब एक बार और जोड़ देते हैं, इस पर हम एक बार और जोड़ते हैं H2O को यानी H+ और OH-। तो ये पाई बंध और तोड़ देते हैं। ये पाई बंध तोड़ेंगे तो फिर वो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। तो अब क्या होगा, फिर एक और OH जुड़ जाएगा इस कार्बन पर और ये जुड़ जाएगा NH2 के रूप में। ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं क्या कि एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह स्थायी कभी भी नहीं होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। अब ये एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो इस NH2 के साथ निकल जाएगा, इस NH2 के साथ निकलेगा। तो यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या बन गया, RC, ये OH ऐसे की ऐसे ही है और ये इसके साथ NH3 के रूप में निकल गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O है। अब ये कार्बन का बंध यहाँ से टूट रहा है, एक ऑक्सीजन का बंध यहाँ से टूट रहा है, तो ये आपस में बना लेंगे तो ये हो गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया ये, इसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, RC≡OH। तो यहाँ क्या बन गया ये RC≡OOH और अमोनिया यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिए RCN का अपचयन करवाया तो बन गया RCH2NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन बन गई। अपचयन के लिए कोई भी अभिकारक काम में लिया जा सकता है। यहाँ पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, ठीक है, या SN+HCl हो सकता है, या सोडियम प्लस एथेनॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ अपचयन में इतना ज़रूर है कि 4 हाइड्रोजन परमाणु ऐड होते हैं और ये बन जाता है 1 डिग्री एमीन। फिर हमने करवाया आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन का मतलब एक जल का अणु जुड़ेगा, एक जल का अणु जुड़ेगा तो ऑक्सीजन तो जुड़ गई धनावेशित कार्बन के ऊपर और धनावेशित ऑक्सीजन जुड़ गई ऋणावेशित नाइट्रोजन के ऊपर, तो बन गए अम्ल एमाइड। ठीक है ना। फिर जब हम पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं यानी कि 2 जल के अणु जुड़वा देते हैं तो बनते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। ठीक है ना। देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इन सब का अब एक एक करके। ठीक है ना। देखो हमने एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए यहाँ पर लिया CH3CH2CN जिसको अपन प्रोपेनाइट्रल कह रहे थे। ठीक है ना। अब इसकी एक एक करके रिएक्शन करवाते हैं हम। सबसे पहले करवाते हैं हम अपचयन। अपचयन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ ये बन गया CH3CH2CH2NH2 क्योंकि CN समूह किस में बदल जाता है, CH2NH2 में। तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या था, इसका नाम तो था प्रोपेन नाइट्राइल
और प्रोपेन नाइट्राइल से क्या बन गया, प्राथमिक एमीन, और इसका नाम क्या है, प्रोपेनेमीन। ठीक है ना। अब हम करवाते हैं इसका आंशिक जल अपघटन, यानी एक जल का अणु जोड़ते हैं, और जब एक जल का अणु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगी कार्बन पर, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी नाइट्रोजन पर, तो अम्लेमाइड बन गया। और इसका नाम क्या है, 3 कार्बन की श्रृंखला बन रही है ना, तो इसको कहते हैं हम प्रोपेनेमाइड। ठीक है ना। अब हम करवाते हैं इसका पूर्ण जल अपघटन, यानी कि 2 जल के अणु जोड़ते हैं, और जब 2 जल के अणु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O OH और निकल जाएगा NH3। ठीक है, 3 कार्बन की श्रृंखला का अम्ल बन गया। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने उदाहरण भी ले लिया कि हम RCN से अभी क्या करवाएंगे, जितने कार्बन की श्रृंखलाएं यहाँ होती है उतने ही कार्बन की हम यहाँ पे 1 डिग्री एमीन प्राप्त करते हैं, यहाँ अम्लेमाइड प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड यानी कि RNC। ठीक है, इनकी 2 ही अभिक्रियाएं होती हैं, इनका आंशिक जल अपघटन नहीं होता, पूर्ण जल अपघटन होता है केवल। तो पहले तो हम करवाते हैं इसका अपचयन। अपचयन का मतलब होता है 4 हाइड्रोजन का जुड़ना। विकारक वही लिए जाएंगे जो हमने RNC या RCN से लिए थे। ठीक है ना। और यहाँ एक बात याद रखना कि जब हम RCN या RNC का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ पर उत्प्रेरक अगर हमने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इस अभिक्रिया का एक नाम है और उसे हम कहते हैं मेंडियस अभिक्रिया। क्या नाम है, मेंडियस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, जिसमें हमने RCN का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया, यानी अपचायक के रूप में क्या लिया है हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो 1 डिग्री एमीन बनती हैं साइनाइड से, और अगर हम आइसोसाइनाइड लेंगे तो हमें 2 डिग्री एमीन मिलेंगी, अभी हम बताएंगे। ठीक है ना। अगर हमने अपचायक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं कहलाती हैं मेंडियस अभिक्रिया। ये मेंडियस अभिक्रिया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2 डिग्री एमीन कैसे बनेंगे हम देखते हैं। देखिए RNC की स्ट्रक्चर क्या है, ये आइसोसाइनाइड है, इस पर हमें 4 हाइड्रोजन जोड़नी है। 4 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इन सब के बंध तोड़ दिए, यहाँ सब बंध तोड़े, तो देखिए यहाँ क्या है R N और C रह गया। अब यहाँ नाइट्रोजन की तो एक संयोजकता अधूरी रह गई है केवल, और कार्बन की 3 रह गई है, तो यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गई, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ गई। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, RNH और CH3। तो यहाँ ये इस नाइट्रोजन से एक कार्बन श्रृंखला इधर जुड़ रही थी, एक कार्बन श्रृंखला इधर जुड़ गई, तो ये 2 डिग्री एमीन बन गई। ठीक है ना। तो जब RNC का अपचयन करवाते हैं तो 2 डिग्री एमीन बनती है, जबकि RCN का अपचयन करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनती है। अगर ये दोनों ही अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हुए हैं तो इसे हम मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी इसकी अभिक्रिया है जल अपघटन। जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पहले तो बनेगा RNH2, और एक जो कार्बन अलग रह गया है वो बना लेगा फॉर्मिक अम्ल को। ठीक है ना। यहाँ ये बंध टूटेंगे, ये सारे बंध टूटेंगे, तो यहाँ पर तो H जुड़ जाएंगी, दोनों 2 जल के अणु जुड़ रहे हैं ना, और यहाँ पर दोनों पर ही 2 OH जुड़ जाएंगे। अब 2 OH जुड़ेंगे तो अपने आप को स्थायी कैसे करेंगे, तो स्थायी करने के लिए बॉन्डिंग व्यवस्था ऐसे हो जाएगी, यानी जो एक साथ OH जुड़ रहा था ना, इसमें से H अपना यहाँ से बंध तोड़कर इससे जोड़ लिया, और यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया। इसको हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। यानी कि एक तो बनेगी 1 डिग्री एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो गया, और एक बनेगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना। यानी RNC की जब हम अपचयन करवाते हैं या जल अपघटन करवाते हैं तो दोनों में ही हमें एमीन प्राप्त होती है, लेकिन अंतर क्या है कि जब हमने अपचयन करवाया था तो हमें उतनी ही कार्बन की 2 डिग्री एमीन प्राप्त होती है, जबकि हमने जल अपघटन करवाया था तो ये वाला एक कार्बन हट गया, किस रूप में, फॉर्मिक अम्ल के रूप में, और एक कम कार्बन वाली 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो गई। ठीक है ना। देखिए लिथियम नहीं, RNC यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड का जब हमने अपचयन करवाया तो RNCH यानी कि 2 डिग्री एमीन बन गए, इसको मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। जबकि पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है, जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है। 1 डिग्री एमीन में एक कार्बन कम हो गया। ठीक है ना। तो ये तो अभिक्रिया हुई जिसमें हमने RX की अभिक्रिया KCN से करवाई थी या AgCN से करवाई थी। ठीक है ना। अब देखते हैं
KNO2 और AgNO2 की अभिक्रिया, कि जब हम RX की अभिक्रिया KNO2 से करवाते हैं और AgNO2 से करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, जब RX की अभिक्रिया KNO2 से करवाते हैं तो बनते हैं एल्किल नाइट्राइट, जबकि AgNO2 से करवाते हैं तो बनते हैं नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना। जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KNO2 से करवाई तो बन गया एथिल नाइट्राइट, ठीक है ना, एथिल नाइट्राइट। जबकि AgNO2 से करवाई हमने वही एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया तो बन रहा है नाइट्रोएथेन, ठीक है। CH3CH2 सेम है, लेकिन इसको हमने ONO लिखा है और इसको NO2 लिखा है, क्योंकि बंधन का अंतर है। यहाँ कार्बन श्रृंखला से ऑक्सीजन जुड़ रही है, जबकि यहाँ कार्बन श्रृंखला से नाइट्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन तो गई, बात यह है कि क्यों हुई ये रिएक्शन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एग्जाम में भी आता है, अब उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब पोटेशियम नाइट्राइट से करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइट बनते हैं, जबकि सिल्वर नाइट्राइट से करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं। क्यों? तो देखिए, सेम टू सेम वही चीज़ है कि KNO2 में और AgNO2 में अंतर क्या है, K का और Ag का। तो K आयनिक यौगिक बनाता है और Ag सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो जब K आयनिक यौगिक बनाता है तो KNO2 की संरचना ये होती है, KNO2 की संरचना जब ये होती है तो यहाँ बंध ये वाला टूटेगा, और जब ये वाला बंध टूटेगा तो K पर तो आ जाएगा प्लस और O पर आ जाएगा माइनस। तो जब O पर माइनस आएगा तो ये ऐसे कैसे इस पर नाभिक स्नेह के रूप में आक्रमण करेगा, और आक्रमण करेगा तो बंधन बना लेगा और RONO ऐसे कैसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ KO बंध आयनिक प्रकृति का होने के कारण अभिक्रिया के दौरान -ONO मुक्त करता है, जो RX पर आक्रमण करके RONO बना लेता है। वेरी सिंपल। लेकिन AgNO2 एक सहसंयोजी यौगिक है। अब सहसंयोजी यौगिक है तो इसमें AgO बंध जो है वो सहसंयोजी है। तो अब यहाँ देखिए, ये वाला बंध तो सहसंयोजी यानी आसानी से टूट ही नहीं रहा। अब ये तो बंध टूट नहीं रहा, लेकिन नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, और ये लोन पेयर को लेने के लिए देने के लिए तैयार बैठा है। तो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, तो इस लोन पेयर की वजह से ये यहाँ से अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो यहीं से बंध बना लेगा, तो बना लिया ये, ठीक है। यह इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यह इसकी स्ट्रक्चर है, देखिए कि R से N डबल बॉन्ड O और इस तरह से O2, ये ऐसे RNO2 बन गया, ठीक है। किससे अभिक्रिया करवाई हमने, AgNO2 से, किसकी, RX की, तो ये बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ Ag यानी AgNO2 सहसंयोजी होने के कारण AgO बंध सहसंयोजी होता है तथा N परमाणु नाभिक स्नेह के रूप में व्यवहार करता है और RX की अभिक्रिया करके RNO2 बना लेता है, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़। अब छोटी सी बात याद रखने की यहाँ ये है कि जब हमने RX की अभिक्रिया करवाई KCN के साथ या KNO2 के साथ, ठीक है ना, या AgCN के साथ और AgNO2 के साथ, तो जब Ag की लवणों की अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोजन आगे आकर जुड़ जाती है। जैसे CN था तो N आगे जुड़ गया, NC बन गया, और NO2 था तो N आगे जुड़ गया। जबकि पोटेशियम की लवण की अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोजन के अलावा जो भी परमाणु होगा वो जुड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन के अलावा यहाँ C था तो C जुड़ गया, यहाँ नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है। इस तरीके से ये दो अभिक्रियाएं, दो प्रकार की अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।